उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का नवाबगंज मोहल्ला कई मायने में अपनी पहचान बनाए हुए है। एक तो यह पुराना कानपुर के नाम से जाना जाता है, दूसरे गंगा नदी पर बना गंगा बैराज अपनी अद्भुत छटा बखेरता है। अटल घाट पर बैठकर लोग कल कल बहती गंगा की लहरों का लुत्फ उठाते हैं, नौका विहार का आनंद भी लेते हैं। नवाबगंज के जोगेश्वर मंदिर के ठीक सामने ओम प्रकाश सैनी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 3 बेटियां होती हैं। ओम प्रकाश सैनी का फूलों का व्यवसाय होता है। उनकी पत्नी सरला जोगेश्वर मंदिर परिसर में फूल बेचने का काम करती है। पति पत्नी मिलकर इतना कमा लेते हैं कि जिससे परिवार का खर्च मजे से चलता है। बड़ी बेटी का विवाह पहले ही कर चुके हैं। मंझली बेटी बरखा होती है। बरखा अपनी अन्य बहनों से ज्यादा खूबसूरत होती है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी खूबसूरती में और निखार आ जाता है। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन सरला उसकी पढ़ाई बंद करा के घरेलू काम में लगा देती है। बरखा बन सवर कर मंदिर परिसर स्थित फूलों की दुकान पर अपनी मम्मी के साथ बैठती है तो अनेक युवकों की निगाहें उसे घूरती हैं। चंचल चपल बरखा किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती है। बरखा के जवान होने पर उसके पिता उचित लड़के की तलाश में जुट जाते हैं। लंबी भाग दौड़ के बाद उनकी तलाश कृष्णकांत पर जाकर खत्म हो जाती है। कृष्णकांत के पापा राम कुमार सैनी कानपुर शहर के यशोदा नगर मोहल्ले में रहते हैं। सैनिक चौराहे पर उनका निजी मकान है। वैसे वह मूल निवासी सकापुर बिधुना के रहने वाले होते हैं। वहां उनका पुश्तैनी मकान और कुछ खेती की जमीन भी है। राम कुमार के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा एक बेटी शिखा और बेटा कृष्णकांत होता है। बेटी की वह शादी कर चुके हैं, जबकि कृष्णकांत अभी कुंवारा ही है। कृष्णकांत इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वह क्षेत्र की एक दुकान पर काम करता है। ओम प्रकाश बरखा का रिश्ता कृष्णकांत के साथ तय कर देते हैं। दिसंबर 2009 को बरखा का विवाह कृष्णकांत सैनी के साथ धूमधाम से कर दिया जाता है। शादी के बाद बरखा कृष्णकांत की दुल्हन बनकर ससुराल आती है तो उसने अपने बात व्यवहार से पति और सास ससुर का दिल जीत लिया। सुंदर और सुशील बहू पाकर जहां सास ससुर खुश होते हैं, परिवार में सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन बरखा खुश नहीं होती है। बरखा जिस सजीले पति को सपने में सजेती है, कृष्णकांत वैसा नहीं होता है। कृष्णकांत का साधारण रंग रूप होता है, दुबला पतला और कम बोलने वाला इंसान होता है। बरखा सुहागरात पर ही जान लेती है कि उसका पति पौरुषहीन है। उसे जिंदगी भर शारीरिक सुख के लिए तड़पना पड़ेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। लगभग 1.5 साल बाद बरखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से घर में खुशियां और बढ़ जाती हैं। पोते के जन्म से राम कुमार और उनकी पत्नी भी गदगद हो जाती है। बरखा को घर में वैसे तो सब कुछ सुख मिलता है, लेकिन पति सुख से वंचित रहती है। कृष्णकांत सुबह 9 बजे घर से निकलता है, फिर रात 9 बजे ही घर वापस आता है। वह कभी जब शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता है तो वह बेहद थका हारा होता है। कभी खाना खाता तो कभी बिना खाए ही चारपाई पर पसर जाता। बरखा रात भर अकेली करवटें बदलती रहती है और गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती है। बरखा हर रात अरमानों को खाक करती है और भाग्य को कोसती है। इसी तरह समय गुजरता जाता है। कृष्णकांत का एक दोस्त था दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता उसके घर से 4 घर छोड़कर रहता है। दीपक के पिता विमल गुप्ता की घर के बाहर पान की दुकान होती है। कृष्णकांत भी उसकी दुकान पर पान मसाला खाने जाया करता है। दुकान पर ही कृष्णकांत की दोस्ती दीपक गुप्ता से हो जाती है। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हुई तो दीपक का उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है। दीपक गुप्ता ई रिक्शा चलाता है। उसकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। दीपक बन सवर कर रहता है। कृष्णकांत के घर आने से दीपक की नजरें बरखा के गदराए यौवन पर पड़ जाती हैं। फिर तो जब भी उसे मौका मिलता वह बरखा से ऐसा मजाक करता कि वह शर्म से लाल हो जाती। औरतों को मर्दों की नजरें पहचानने में देर नहीं लगती है। बरखा भी दीपक की नजरों से उसका इरादा भांप लेती है। बरखा हसीन तितली की तरह होती है। बरखा के होठों पर हमेशा लुभावनी मुस्कान बनी रहती है। बरखा का मस्त यौवन और उसकी कटीली अदाएं दीपक के दिल पर छुरियां चलाती हैं। दोस्ती और मोहल्ले के नाते दीपक बरखा को भाभी कहता है। देवर भाभी के नाते उनके बीच कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक होता रहता है। बरखा जब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है तो
उसके सास ससुर बेफिक्र हो जाते हैं। वो लोग घर का भार बहू पर सौंपकर अपने पैतृक गांव सकरापुर में रहने लगते हैं। वे कभी कभार ही बेटे बहू के पास आते हैं और कुछ दिन रुककर फिर वापस चले जाते हैं। सास ससुर के न रहने से बरखा एकदम आजाद हो जाती है। एक रोज दोपहर को दीपक ई रिक्शा लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में सामने से बरखा आती हुई दिखाई देती है। दीपक रिक्शा रोक लेता है। बरखा नजदीक आती है तो दीपक उससे मजाक करने लगता है और बोलता है, भाभी क्या भैया को छोड़कर जा रही हो? बहुत जल्दी में दिख रही हो। बरखा जवाब देती है, तुम्हारे भैया को छोड़कर भागूंगी तो तुम्हारे साथ ही ना। बरखा बिना संकोच के कहते हुए उसके ई रिक्शा पर बैठ गई और बोली, चलो भगा ले चलो मुझे। दीपक शक पकाकर बोला, कहां? बरखा उसे टोहका मारते हुए कहती है, बस निकल गई हवा। बड़े आए भाभी का ख्याल रखने वाले, चलो मुझे बाजार तक छोड़ दो। उस रोज बाजार में बरखा शॉपिंग करती है तो दीपक बरखा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तरफ से उसे एक अच्छी सी साड़ी खरीदवा देता है। फिर एक रेस्तरां में उसे बढ़िया सा नाश्ता भी कराता है। वापसी में भी बरखा को दीपक अपने ई रिक्शा में साथ लेकर आता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे से काफी खुल जाते हैं। दीपक दबे स्वर में बरखा को यह जता देता है कि वह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बरखा अपनी कटीली अदाओं से उसे घायल करती हुई मुस्कुराती रहती है। मोहल्ले से कुछ दूर बरखा को उतारते हुए दीपक बोला, भाभी आज मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, उसकी मेवा भी मिलेगी क्या? बरखा कहती है, 1 घंटे बाद घर आ जाना, चाय पिला दूंगी। दीपक बोला, बस सिर्फ चाय? कामुक आंखों से दीपक की आंखों में झांककर गहरी सांस लेते हुए अपने वक्षों को तान कर दीपक से बरखा कहने लगी, तो दूध पी लेना, मानो वह यह कह रही है कि इन्हें पी लेना। दीपक घर पहुंचकर कपड़े बदलता है, फिर मां से बहाना करके घर से निकल जाता है। दीपक जानता था कि बरखा इस वक्त घर पर अकेली होगी। कृष्णकांत रात 9 बजे से पहले घर नहीं आएगा। दीपक उसी रोज बरखा को पा लेना चाहता है। दीपक बरखा के घर की ओर चल पड़ता है। बरखा दीपक को पलंग पर बिठाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या पियोगे देवर जी, चाय या दूध? दीपक बरखा की कलाई थामते हुए उसके स्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, भाभी ये वाला दूध पीना है। बरखा लाज का नाटक करते हुए कहती है, हाय दैया कितने बेशरम हो तुम। लेकिन दीपक उसे खींचकर गोद में गिरा लेता है और उसके वक्त चलाने लगता है। बरखा दीपक के हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहने लगी, देवर जी तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हें यह दूध तभी पिलाऊंगी जब तुम हमेशा इनके वफादार रहने की कसम खाओगे। दीपक अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए बोला, तुम्हारी कसम भाभी, तुम्हें कभी दगा नहीं दूंगा। बरखा एक प्यासी औरत थी। उसकी नजर दीपक गुप्ता की जवानी पर थी। दीपक ही उसकी प्यास बुझा सकता था। पति कृष्णकांत उसकी पेट की भूख तो मिटा सकता था, पर तन की भूख मिटाने में नाकाम था। बरखा एक कामुक चित्कार भरती हुई बोली, मैं पहले दरवाजा बंद कर लूं। दीपक उसे छोड़ देता है तो वह दरवाजा बंद करके आ जाती है। बरखा जैसे ही पलंग के पास आती है, दीपक उसे बाहों में भर लेता है और पलंग पर लुढ़क जाता है। उसके बाद तो कमरे में चित्कार की आवाजें आने लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं तो उनके चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव होते हैं। उस रोज बरखा पति के साथ विश्वासघात कर बैठती है। वही दीपक अपने दोस्त की पीठ में इज्जत का छुरा घोंप देता है। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही चला गया। दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। दीपक बरखा को ई रिक्शा पर बैठाकर रमणीक स्थल मोती झील ले जाता। वहां भी मखमली घास पर बैठकर दोनों घंटों तक प्यार भरी बातें करते हैं। फिर झील में नाव पर बैठकर खूब मस्ती करते हैं। बरखा पति के वापस आने से पहले घर लौट आती है। दीपक का कृष्णकांत के घर आना जाना बढ़ा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जब कृष्णकांत को यह बात पता चलती है तो उसका माथा ठनक जाता है। कृष्णकांत बरखा से कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन उस पर शक करने लगता है। एक रोज कृष्णकांत सुबह काम पर जाता है, लेकिन दोपहर को ही वापस लौटकर घर आ जाता है। उस समय बरखा घर पर ही होती है। कृष्णकांत यह सोचकर घर वापस आया था कि बरखा के साथ प्यार भरे कुछ लम्हे बिताएगा, लेकिन कृष्णकांत जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर आया तो बरखा की आवाज उसके कानों से टकराई। बरखा कहती है, उसके साथ मेरा विवाह हो गया तो क्या हुआ, मेरा जिस्म और मेरी आत्मा तुम्हारे ही रहेंगे।
हमें कोई रोक नहीं सकता। कृष्णकांत के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मारे गुस्से और नफरत के उसके जबड़े भिज गए। दरवाजों को ढकेलते हुए वह कमरे में दाखिल होता है तो कृष्णकांत को अचानक अपने सामने देखकर बरखा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कृष्णकांत बरखा को घूरते हुए दहाड़ता है, बताओ कौन है वह जिससे तू फोन पर बातें कर रही थी? जरूर वह तेरा आशिक ही होगा। बरखा चुपचाप कृष्णकांत की बात सुनती रहती है। बरखा के चेहरे पर गिलानी या क्षोभ के कोई भाव नहीं होते हैं। बजाय झुकने के बरखा सख्त लहजे में बोली, तुम्हें यह जानना है न कि मैं किससे बातें कर रही थी? तो जान लो, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। अगर यकीन ना हो तो ये लो फोन और मिलाकर नंबर कर लो उससे बात। इतना कहकर बरखा अपना फोन पति को पकड़ा देती है। बरखा जिस आत्मविश्वास के साथ यह सब कहती है उससे कृष्णकांत को लगता है कि वह सच बोल रही है। यही नहीं, कृष्णकांत बरखा से माफी मांगता है और उसे मनाने लगता है। बरखा के जब से दीपक के साथ जिस्मानी संबंध बने तब से उसने पति को भुला ही दिया। लेकिन उस दोपहर जब माफी मांगने के बाद कृष्णकांत बरखा से प्यार भरी बातें करता है और उसे अपनी बाहों में भरता है तो बरखा पति को समर्पित हो जाती है। कृष्णकांत खुश होता है कि आज उसने बीवी को पा लिया, पर वह यह नहीं जानता कि बीवी उसके शक को दूर करने के लिए उसके समक्ष जिस्म की गिरह खोलती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दीपक के दिल में प्रेमिका बनी बरखा के प्रति चाहत और बढ़ जाती है। बरखा एक रोज बेड पर जिस्मानी संबंध बनाते हुए दीपक से कहती है कि उसके पति और मोहल्ले वालों को उनके प्यार की भनक लग गई है। इससे पहले कि उनके प्यार पर पहरे लगा दिए जाएं, उन दोनों को भागकर अपनी नई दुनिया बसा लेनी चाहिए। दीपक सोच में पड़ते हुए बरखा से कहता है, पर भाभी यह कैसे हो सकता है? बरखा दीपक से लिपटकर उसका मुंह चूमते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? दीपक कहता है, प्यार तो अपनी जान से भी ज्यादा करता हूं तुम्हें भाभी। बरखा कहने लगी, तो अब यह तुम जानो कि मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे न मिले तो जमाने के तानों से तंग आकर मैं अपनी जान भी दे दूंगी। फिर मेरे मुर्दा शरीर से प्यार करते रहना। दीपक कहता है, ऐसा मत बोलो भाभी, तुम चली गई तो मैं जी कर ही क्या करूंगा। कृष्णकांत को दीपक और बरखा के रिश्तों के बारे में आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता है। इसके बाद कृष्णकांत भी उस पर शक करने लगता है। उसका शक तब और बढ़ जाता है जब उसका एक साथी कर्मचारी शराब पीने के दौरान सारी सच्चाई बयां करता है। कृष्णकांत को सहकर्मी की बात कड़वी तो लगती है लेकिन नकार नहीं सकता। शक होने पर वह बरखा पर नजर रखने लगता है। उन्हीं दिनों एक रोज कृष्णकांत भी बरखा को अपने ही घर में दीपक के साथ रंगरलियां मनाते पकड़ लेता है। दीपक तो भाग जाता है पर बरखा कहां जाती। कृष्णकांत बरखा को खूब जलील करता है। पत्नी की इस बेवफाई से आहत कृष्णकांत बरखा को ऊंच नीच समझाने का प्रयास करता है। बरखा कृष्णकांत की बातों को नहीं समझती है तो कृष्णकांत बरखा की लातों से खबर लेनी शुरू कर देता है। इसके बाद बरखा पति से और अधिक नफरत करने लगती है। पति पत्नी के संबंध में कड़वाहट होने लगती है तो घर में क्लेश का वातावरण बन जाता है। राजकुमार बेटे से फोन पर हाल समाचार पूछता है तो कृष्णकांत पिता को बताने लगता है कि उनकी बहू कभी भी उनकी इज्जत को धूल में मिला सकती है। बहू का सच जानकर राजकुमार को भी गहरा दुख होता है। कृष्णकांत को जिस बात की आशंका थी वही होता है। एक रोज बरखा सचमुच उसकी इज्जत को पैरों तले रौंदते हुए अपने आशिक दीपक के साथ भाग जाती है। 10 वर्षीय बेटे को बरखा कृष्णकांत के पास ही छोड़ जाती है। कृष्णकांत पत्नी के भाग जाने की खबर अपने माता पिता व बरखा के घर वालों को देता है। खबर पाते ही बरखा के पापा ओम प्रकाश सैनी और कृष्णकांत के पापा राजकुमार और मम्मी सुनीता आ जाते हैं। राजकुमार 4 घर दूर रहने वाले दीपक के पिता विमल गुप्ता से मुलाकात करते हैं और उनके बेटे दीपक के बारे में पूछताछ करते हैं। विमल गुप्ता पहले तो कुछ भी बताने से मना करते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देते हैं तो विमल गुप्ता बेटे का ठिकाना बता देते हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद किसी तरह ओम प्रकाश सैनी और राजकुमार बरखा को शिवराजपुर कस्बे से समझा बुझाकर घर ले आते हैं। दीपक भी साथ होता है। घर में सैनी समाज के खास लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद पंचायत होती है। पंचायत में तय किया जाता है कि दीपक बरखा से मिलने घर नहीं आएगा। बरखा इज्जत से घर में रहेगी।
कृष्णकांत बरखा का पूरा ख्याल रखेगा, उसके साथ किसी तरह की मारपीट और बदसलूकी नहीं करेगा। बरखा और कृष्णकांत पंचायत के लोगों की बात मान लेते हैं। उसके बाद कृष्णकांत बरखा के साथ रहने लगता है। बरखा के सास ससुर भी साथ में रहने लगते हैं। बरखा सास ससुर की निगरानी में रहने लगी तो उसका अपने प्रेमी दीपक से मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब वह जब भी घर से बाहर निकलती तो सास उसके साथ रहती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लगभग 2022 में बरखा दूसरे बेटे को जन्म दे देती है। दूसरे बेटे के जन्म से एक बार फिर से घर में खुशियां लौट आती हैं। खुशी इस बात की भी होती है कि 10 वर्ष बाद बरखा फिर से बेटे को जन्म देती है। दूसरे बेटे के जन्म के बाद कृष्णकांत को लगता है कि बरखा अपने आशिक दीपक को भूल गई है, लेकिन यह उसकी भूल होती है। बरखा के दिल में अभी भी दीपक बसा हुआ होता है। वह उसके लिए तड़पती रहती है। अपनी तड़प वह फोन के माध्यम से मिटाती है। मई 2023 को बरखा के अशोकनगर निवासी मामा संजय की 13वीं होती है। इस कार्यक्रम में शामिल होने बरखा अपने पति कृष्णकांत के साथ अशोकनगर पहुंच जाती है। यहां उसकी मम्मी सरला और पापा ओम प्रकाश सैनी भी आए हुए थे। दिन भर मामा के घर जमावड़ा बना रहा। शाम को कृष्णकांत बरखा से घर चलने को कहता है तो बरखा कहती है कि मैं मम्मी पापा के साथ नवाबगंज जा रही हूँ, कल घर आ जाऊंगी। इसके बाद बरखा अपने दोनों बच्चों के साथ नवाबगंज चली आती है और कृष्णकांत अपने घर चला जाता है। इधर दीपक को पता चलता है कि बरखा मामा के यहाँ गई है तो फोन पर बरखा से बात करता है और जीटी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर मिलने को कहता है, लेकिन बरखा मिलने से मना कर देती है। बरखा दीपक से कहती है कि वह अभी पति और मम्मी पापा की निगरानी में है। इसके बाद दीपक कई बार बरखा को फोन करता है और बरखा के संपर्क में बना रहता है। शाम 5 बजे दीपक बरखा को फोन करता है तो बरखा दीपक को बताती है कि मैं अपने मायके नवाबगंज जा रही हूँ। इस बात पर दीपक कहता है, बरखा आज अगर हमारा मिलन तुमसे ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जवाब में बरखा कहती है, तुम जान देने की बात मत करो, तुम जोगेश्वर मंदिर परिसर आ जाओ, फोन पर संपर्क बनाए रखना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी कॉल का इंतजार करना, कोई जल्दबाजी मत करना। रात 9 बजे के पहले ही दीपक जोगेश्वर मंदिर परिसर पहुंच जाता है और बरखा की कॉल आने का इंतजार करने लगता है। इधर बरखा व घर के अन्य सदस्य खाना खाकर ही आए थे। सब लोग सोने चले जाते हैं। बरखा, उसके दोनों बच्चे, बहन और मम्मी एक कमरे में लेट जाते हैं, जबकि उसके पापा दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। रात करीब 10:30 बजे बरखा दीपक को कॉल करती है और घर के दरवाजे पर आने को कहती है। फोन पर बतियाते बरखा और दीपक दरवाजे पर आ जाते हैं। बरखा दरवाजा खोलकर दीपक को घर के अंदर कर लेती है। इसके बाद बरखा दीपक को छत पर बने कमरे में ले जाती है। यहाँ दोनों पहले शारीरिक भूख मिटाते हैं, फिर आपस में बतियाने लगते हैं। दीपक बोलता है, बरखा मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। इस बार हम इतनी दूर जाएंगे जहां कोई हमें खोज ना पाएगा। बरखा दीपक से कहती है, दीपक अब यह सब संभव नहीं है। अब मैं एक नहीं 2 बच्चों की माँ हूँ। छोटा बेटा बस 9 महीने का है, उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। फिर भागने में 2 परिवारों की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा तुम्हारा मिलन जैसे आज हुआ है वैसे आगे भी होता रहेगा। दीपक बरखा से कहता है, लेकिन मुझे अब छिप छिप कर मिलना पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे साथ आज ही चलना होगा, नहीं चली तो अनर्थ हो जाएगा। बरखा गुस्से से बोलती है, क्या अनर्थ हो जाएगा, मुझे मार डालोगे क्या? दीपक भी गुस्से में भर उठता है, हाँ मैं तुझे मार डालूंगा और खुद को भी मिटा लूंगा। बरखा दीपक की बात को मजाक समझती है और हंसने लगती है। इस पर दीपक का गुस्सा और बढ़ जाता है। दीपक बरखा का गला पकड़कर कसने लगता है। बरखा बेहोश हो जाती है। तभी दीपक जेब से चाकू निकालकर बरखा का गला रेत देता है। प्रेमिका की हत्या करने के बाद दीपक वहां से चला जाता है। प्रेमिका के घर से दीपक गुरुदेव चौराहे पर आता है। यहाँ से ऑटो में बैठकर झकरकटी आ जाता है। अब दीपक गिलानी और पकड़े जाने के डर से घबराने लगता है। कुछ देर वह झकरकटी पुल के नीचे रेल लाइन के किनारे बैठा रहता है, फिर देर रात रेल से कटकर आत्महत्या कर लेता है। इधर रात लगभग 12 बजे बरखा का मासूम बेटा जाग जाता है।
बरखा के मम्मी पापा उसके कमरे में आते हैं तो कमरे में बरखा के खून से तरबतर लाश देखकर अवाक रह जाते हैं। ओम प्रकाश सैनी पहले बरखा के पति कृष्णकांत को मौत की सूचना देते हैं और फिर थाना नवाबगंज पुलिस को बेटी की हत्या की खबर देते हैं। सूचना पाते ही एसएचओ पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ जाते हैं। एसएचओ की सूचना पर पुलिस कमिश्नर भी घटनास्थल पर आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। घटनास्थल से पुलिस को 30 वर्षीय मृतका का मोबाइल फोन मिलता है, जिसे अधिकारी अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। अब तक मृतका के पति कृष्णकांत व उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी मृतका के मम्मी पापा और पति से पूछताछ करते हैं। घर वाले बताते हैं कि रात 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था, उसके बाद सब सो गए। आशंका है कि रात में बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों। शायद बरखा जाग गई हो तो उन्होंने उसका गला रेत दिया हो। पूछताछ के बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा देते हैं। ओम प्रकाश सैनी के घर के ठीक सामने जोगेश्वर मंदिर है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस अधिकारी फुटेज चेक करते हैं तो रात करीब 10:30 बजे एक युवती फोन पर बतियाते घर से बाहर निकलते दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक युवक घर में प्रवेश करते दिखाई देता है। इसके बाद रात 11:35 पर वही युवक घर से बाहर जाते हुए दिखाई देता है। जब फुटेज ओम प्रकाश सैनी और कृष्णकांत को दिखाई तो उन्होंने बताया कि फोन पर बतियाती युवती बरखा है और बरखा का प्रेमी दीपक गुप्ता है, जो उसके पड़ोस में रहता है। इंस्पेक्टर बरखा के फोन से दीपक को कॉल करते हैं तो जीआरपी थाने का एक सिपाही कॉल रिसीव करता है। सिपाही बताता है कि फोन धारक ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली है। उसका शव अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका है। दीपक के पिता विमल गुप्ता से शव की शिनाख्त कराई गई तो उन्होंने शव को तुरंत पहचान लिया। पुलिस बरखा और दीपक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि मरने से पहले दोनों के बीच 23 बार बात होती है। दोनों के बीच पिछले 2 महीने में 500 बार बात मोबाइल फोन पर हुई है। जांच पड़ताल से स्पष्ट हो जाता है कि दीपक ही पहले प्रेमिका की हत्या करता है, फिर खुद रेल से कटकर आत्महत्या कर लेता है। मृतका बरखा का पति कृष्णकांत पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दीपक के खिलाफ दर्ज कराता है, लेकिन दीपक के द्वारा आत्महत्या कर लेने से पुलिस इस मामले को बंद कर देती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है, कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।